टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, तो मैं उपस्थित हूं आज के एक नए सेशन के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अपनी तन मन और धन से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको इस बार जो है सो सीटेट दिसंबर 2022 में जो होने वाली है उसे आपको क्रैक करना है। तो आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2021 में एग्जाम हुए थे, उसका शिफ्ट 28 दिसंबर को जो पूछा गया है उससे रिलेटेड इसमें सभी क्वेश्चन को लिया गया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप उसमें थोड़ा बहुत गलती कर सकते हैं, तो वैसे सभी प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। और कुछ प्रश्न इसमें हैं जो कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपको हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैप का क्वेश्चन करना। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको यदि 20 सेट 25 सेट में प्रत्येक सेट में यदि मैप का क्वेश्चन करवाते चलूं तो फिर आपको मैप का क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके अलावे पर्यावरण अध्ययन के अलावे मैथ पेपर 1 और पेपर 2 CDP इन सभी का डिस्कस हम करवा रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मित्रा के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से हमारी पिछली सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। आपके अंदर यदि जिद है शिक्षक बनने की तो आज से और अभी से लग जाइए और एक बार में सीटेट क्रैक कर दीजिए। और यदि आपको सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे, हमारे इस चैनल से जुड़ पाएंगे और वो अधिक से अधिक इस सेशन का लाभ ले पाएंगे। तो यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट में अपना कमेंट लिखें। तो चलते हैं हम आज के प्रश्नों को लेकर। तो पहला प्रश्न है इसमें कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। तो यह कौन सा पक्षी है जो कि अपना गर्दन आगे पीछे कर सकता है झटके के साथ? तो इसमें जो होता है वो मैना होता है, उल्लू होता है जो कि अपना गर्दन सबसे ज़्यादा पीछे कर पाता है। और उल्लू की आंखें जो होती है वह सामने की तरफ होती है। और उल्लू अपना गर्दन अत्यधिक पीछे तक मोड़ लेती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैना जो है वह अपने गर्दन को अर्थात झटके से घुमाती है। वह जो है सो अपना जब भी गर्दन घुमाती है तो वह झटके से घुमाती है। यह आपका क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, आप वहाँ पे गलती कर सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ एक और क्वेश्चन को सेट किया है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। यहाँ पे है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला वो मैना होता है। और यहाँ पर है
अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, तो अभी हम आपको बताए हैं कि यह उल्लू होता है। यह जो होता है वो उल्लू होता है। यह सबसे ज़्यादा अपना गर्दन पीछे तक मोड़ पाता है और इसका जो आँख होता है वह सामने की तरफ होता है, सामने की तरफ होता है, मनुष्य की तरह, मनुष्य की तरह। उसके बाद कलचीरी, कलचीरी एक प्रकार का जो पक्षी है वह अपना अंडे पत्थरों के बीच देती है। उसके बाद दर्जिन, दर्जिन जो पक्षी है यह अपना घोंसला पत्तों को सीकर बनाती है। तो यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैना, अभी जो पिछला क्वेश्चन में था कि मैना अपना जो गर्दन है वह पीछे आगे जो है झटका के साथ घुमाती है। तो यह सभी जो पॉइंट है, मैं जो यह आपको पॉइंट लिखाते चलता हूँ प्रत्येक डिस्कशन में, यह सभी की पॉइंट हैं। यह आपको डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसलिए करना चाहिए कि आपको जो ऑप्शन पूछा है उसके बारे में तो आपको वहाँ पे दिया गया ही है, साथ ही साथ जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और इसके सहारे आपको यदि चारों ऑप्शन में यदि सभी ऑप्शन के बारे में पता है या एक का पता नहीं भी है तो आप ऑप्शन को छांट पाते हैं। इसके लिए आपको सभी ऑप्शन का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सब ऑप्शन के बारे में यदि आप नहीं जान पाइएगा तो उस समय आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, और एग्ज़ाम में टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो यह सबसे वहाँ प्रॉब्लम होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है, ये तो छोटा है, इससे बड़ा पेडागोजी का क्वेश्चन रहता है, उसे पढ़ने में बच्चों का टाइम निकल जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस और ऑनलाइन टेस्ट, मैं बार कहता हूँ कि आप ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। तो दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगता है लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सके। अब है ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ब्रेल लिपि जो होता है उसका उपयोग दृष्टिहीन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, आप भी जानते हैं। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। मोटे कागज पर इस प्रकार के उभरे हुए बिंदु को मिलाकर पढ़ा जाता है। इस प्रकार के बिंदु होते हैं, तो बिंदु के कारण व्यक्ति इसे छूकर पढ़ पाते हैं। यह लिपि आधारित है। तो यह जो लिपि आधारित है वह कितने बिंदु पर आधारित है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 6 बिंदुओं पर। यह जो लिपि ब्रेल लिपि आपका काम करता है, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। इसको आपको याद रखना है, यह अलग ढंग का थोड़ा प्रश्न है। अब है कि 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है वे मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के, छत सपाट होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। और तीसरा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि इसमें कौन कौन ऑप्शन जो है वो सही कह रहा है और कौन कौन गलत कह रहा है। तो यहाँ पर जो लेह लद्दाख में मकान पत्थर के जो 2 मंजिला बनाए जाते हैं
यह तो सही है कि निचले मंजिल में जानवर को रखा जाता है, ऊपर के मंजिल में वो खुद लोग रहते हैं, और छतों को सपाट बनाया जाता है अनाज को सुखाने के लिए। मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं, यह गलत है। यह जो है सो असम में ऐसा बनाया जाता है, जमीन से 3-4 फुट ऊपर, और बांस के खंभों पर यह मकान बनाया जाता है। अब है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकान जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ गर्मी यदि मिट्टी के दीवार रहते हैं, मिट्टी के घर रहते हैं, तो वह हवादार और ठंडक प्रदान करते हैं, तो इसलिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से याद रखना है कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है, और मिट्टी के घर, फूस के घर जो होते हैं, मिट्टी के घर, वह ठंडक प्रदान करते हैं। यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, अर्थात 4 नंबर यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अब है नीचे दिए गए जीवों में जो भिन्न है उसे चुनिए। इस चारों में से जो अलग है, भिन्न है, उसके बारे में आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो होगा कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। तो यहाँ पे कछुआ भी पानी और जल दोनों में रहता है, मछली पानी में रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, अर्थात यह तीनों पानी से रिलेटेड है। लेकिन कौवा जो है वह स्थल मंडल में रहता है, और वह हवा में तैरता है, अर्थात वह जो है सो पक्षी हवा में उड़ता है। पक्षी जो है सो हवा में उड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है हाथियों के बारे में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। हाथी जो होता है उसके बारे में आपको बोला है कि हाथी के बारे में आप बताइए। तो हाथी के बारे में हम कुछ पॉइंट है वो आपको पहले बता देते हैं कि हाथी जो है सो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला हाथी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी आयु इसकी जो होती है वह 70 वर्ष होती है। और अगला पॉइंट है कि यह जो है अपने शरीर को ठंडक रखने के लिए अपने शरीर को ठंडक रखने के लिए कीचड़ में खेलते हैं। उसके बाद यह एक दिन में 100 केजी से अधिक घास और पत्ते खाते हैं। उसके बाद यह झुंड में रहते हैं। इसके झुंड में जो रहता है वो 10 से 12 हाथी इसके झुंड में रहते हैं। झुंड का जो नेता होता है वह बुजुर्ग हथनी होता है। बुजुर्ग हथनी होता है। उसके बाद जब यह एक समूह में हाथी और उसके बच्चे रहते हैं 10-12, और नेता उसकी बुजुर्ग हथनी होते हैं। जब यह बड़ा हो जाता है, 10 से 12 वर्ष का हो जाता है, तब यह ग्रुप से बाहर हो जाता है। 14-15 साल की उम्र में यह ग्रुप से बाहर हो जाता है। और यह हाथी जो है सो हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। हाथी के कान काफी बड़े होते हैं। यह जो है सो सुनने के अलावा हवा मारने का भी काम करता है।
तो यह जो है सो हाथी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पे कह रहा है हाथी 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हाथी जो रहता है वो 10 से 12 रहता है। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। हाथी 4-5 वर्ष तक की आयु में ही झुंड में रहते हैं, नहीं, यहाँ पे मैंने बताया कि 14 से 15 वर्ष तक हाथी झुंड में रहते हैं, यह भी गलत हो गया। एक बड़ा हाथी 100 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, यह सही है। इसी हाथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सबसे फैसले लेती है, अर्थात नेता जो होती है सबसे बुजुर्ग हथनी, यह भी सही है, अर्थात सी और डी यहाँ पे आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो यह जो मैंने आपको बताया है यह की पॉइंट है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप जो है सो इसको एक बार देख लीजिएगा। अब है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो यह जो सर्वश्रेष्ठ अवधि है यह अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। मधुमक्खी पालन का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधि जो है यह दिसंबर तक होती है। और एक रेशम कीट होती है, रेशम कीट मादा के द्वारा छोड़े गए गंध के सहारे वह इसे 2 से 3 किलोमीटर दूरी तक ढूंढ पाती है। रेशम कीट जो होता है वह अपनी मादा के द्वारा छोड़े गए जो है सो मादा के द्वारा छोड़े गए गंध के सहारे वह इसे 2 से 3 किलोमीटर दूरी तक ढूंढ पाता है, अर्थात तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो अब है किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20 बजे चली। तो ट्रेन जो है यह 16/10/2021 को खुली 20:20 पे। तो 16 को 20:20 पे खुली और 16 को 24 बजे तक 24:20 तक टोटल 4 घंटा हुआ। अब 17 को देखते हैं। 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। तो 16:20 वह सूरत पहुंची। तो उस समय कितना टाइम होगा? तो यह 16 घंटा 20 मिनट तो ऐसे लग रहा है। यहाँ पे 4 घंटा यहाँ लगा और यहाँ पे 16 घंटा। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे जो है 24 यदि 20 तक जोड़ते हैं तो आपको 4 घंटा लगता है और 16-20 तक यह जो है सो आपका 16 घंटा हो गया। तो टोटल जो आपका टाइम हुआ वह 20 घंटा आपका यहाँ पे लग रहा है। 16 तारीख को उसने 20 बजे बस वहाँ से चला है। तो यहाँ पे उसको लग रहा है 24-20 तक यदि हम जोड़ते हैं तो 4 घंटा लग रहा है। और यदि हम 17 को जोड़ते हैं 16:20 तक तो यहाँ पे उसे 16 घंटा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम 20 मिनट ज़्यादा यहाँ पे जोड़े हुए हैं। तो यह 16 घंटा उसको लगता है। तो टोटल 20 घंटा लगता है कुल समय। अब जो होता है चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर है 1440 किलोमीटर और 20 घंटे का समय लगता है। इसको यदि हम काटते हैं तो यह 72 किलोमीटर पर आवर होता है।
अब यहाँ पे 72 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड 72 किलोमीटर पर आवर है नहीं, तो अब हम इसे 72 किलोमीटर पर घंटा को 5/18 से यदि गुना करते हैं तो यह 20 मीटर पर सेकेंड आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने इसे किस तरह से किया है। तो सूरत जाने के लिए जो बस है उडुपी से 16:10 को यह 20 बजे चली है, और 16 को 24 बजे जो दिन चेंज होता है तो यहाँ पे हम 20 मिनट ज़्यादा लिए हुए हैं, तो उसे 4 घंटा लगता है, और 16:20 बजे वह पहुँचती है 17 को, तो यहाँ हम 20 मिनट वो जो लिए थे वो छोड़ के उसे जोड़ते हैं, 16 घंटा लगा, 16×4 20 घंटा उसको टोटल समय लगा। अब हमारे पास कुल दूरी दिया हुआ है 1440 किलोमीटर और कुल समय है 20 घंटा, तो यहाँ पे 72 किलोमीटर पर घंटा आता है। इसे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यह मैप से रिलेटेड प्रश्न है। मैप से रिलेटेड प्रश्न जो है पर शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। एक आध ही शिफ्ट वैसा होगा जिसमें कि मैप से संबंधित प्रश्न को नहीं पूछा है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण उत्तर, उसके बाद दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। अब यहाँ पे एक ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये होता है उत्तर पूर्व, और एक ये होता है, और एक ये होता है, एक ये होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उत्तर पश्चिम होता है, ये होता है दक्षिण पश्चिम, और ये होता है दक्षिण पूर्व। तो अब यहाँ पे आपका प्रश्न जो बोल रहा है, भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो आपको कोलकाता, यहाँ पे है कोलकाता, कोलकाता यहाँ पे हमको मिल गया, ये रहा कोलकाता। अब कह रहा है कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचना है, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा, तो आपको यहाँ पे चंडीगढ़ खोजना पड़ेगा। तो ये रहा पंजाब में चंडीगढ़। अब आपको यहाँ से एक बोल रहा है लाइन हमने खींचा, तो यह जो लाइन हमने खींचा, यह लाइन जो है कोलकाता के सापेक्ष, यहाँ पे खड़ा होकर यदि आप देखते हैं तो यह लाइन कैसा होता है, तो यह लाइन आपको, यदि हम यहाँ पे चतुर्थांश बनाते हैं तो यह लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, और यहाँ पे सॉरी बार बार एक गलती हो रहा है, यहाँ पे जो है दक्षिण है, और यहाँ पे पूरब है, और यहाँ पे पश्चिम है, और ये जो होगा ये होगा उत्तर पश्चिम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ जो है वो उत्तर पश्चिम में होगा। यदि आपको मैप के सहारे इस तरह से आप अपने प्रश्न को करते हैं तो आप आसानी से वहाँ पे कर पाइएगा। ये जो आपका उत्तर पश्चिम है, ठीक इसी तरह का लाइन यहाँ पर भी बन रहा है। इस चतुर्थांश में आपको देखने से सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले सेशन में अगले प्रश्न को लेकर, और आपको यह सेशन कैसा लगता है आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब है निम्नलिखित प्याज की खेती के लिए विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। तो प्याज की जो खेती किया जाएगा उसमें कैसे कैसे आपको करना है, तो पहले आपको मिट्टी को नरम करना पड़ेगा, पहला ये काम होगा। दूसरा काम होगा कि उसमें आपको बीज बोना पड़ेगा। तीसरा काम होगा कि यदि बीज में खरपतवार होता है अर्थात जंगल होता है तो उसे निकालना होगा। उसके बाद होता है कि यहाँ पे दिया है बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर सूखे पत्तियों को हटाना, नरम करना और प्याज को उखाड़ना। तो डी पहले होगा, उसके बाद ए होगा बीज बोना, फिर बी हो जाएगा खरपतवार निकालना, फिर ई हो जाएगा
प्याज को उखाड़ कर निकालना और उसके बाद सूखी पत्ती को हटाना, सी। आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब है कौन सा अभिलाक्षणिक रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जिसको कि खेजरी बोला जाता है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, हम कई बार पिछले बार भी क्वेश्चन आया है और हम इसके बारे में आपको बता भी चुके हैं कि खेजरी क्या होता है। तो यह जो होता है यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद यह जो है लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। रेगिस्तानी ओक, अच्छा आपको ओक के बारे में ना हमें बताना। हाँ, तो यह जो है इसमें दिया गया है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा अभिलक्षण जो है रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है। तो यह पत्तियां इसमें बहुत कम होता है। उसके बाद इसमें इसके तने में पानी एकत्रित हो जाता है और जड़ों की गहराई जितनी उसकी लंबाई होती है, पेड़ की जितनी लंबाई होती है उससे 30 गुना वह जड़ जो है सो उसके जमीन में जाता है। उसके बाद पेड़ की तने में पानी एकत्रित होता है, लोग लकड़ी डालकर उससे पानी निकालकर पी लेते हैं और पत्तियां बहुत कम होता है, क्योंकि रेगिस्तानी चीज़ है, रेगिस्तान में तो ज़्यादातर कटीले वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे पत्तियां बहुत कम होता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वह बहुत बड़ी और बहुत सारी पत्तियां, यह ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका 11 का डी आंसर आपका होगा। अब है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। इसमें हमने आज के सेट में मैप का 2 क्वेश्चन लिया है। मैप बहुत ही ज़रूरी है, आप यदि 20 से 25 क्वेश्चन मैप का कर लेते हैं तो उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। अब है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो पहले हमको तमिलनाडु खोजना है, यहाँ पे ये तमिलनाडु है, इसके निकटवर्ती एक आंध्र प्रदेश है, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल। उसके बाद इधर जो है सो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है सो 3 स्टेट इससे टच कर रहा है। पहला है आंध्र प्रदेश है पहला इसमें, दूसरा है कर्नाटक, और तीसरा जो है वह है केरल। तो यह जो है सो यहाँ पे तमिलनाडु सबसे नीचे है, सबसे भारत का जो है सो सबसे अंतिम स्टेट है तमिलनाडु। तो इसका जो है पड़ोसी राज्य है वह 3 है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आपका आंसर इसमें कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश तो है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो आपका ऑप्शन बी होगा। उड़ीसा गलत है, गुजरात महाराष्ट्र गलत है। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो बी आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को करने के लिए मैप मस्ट जरूरी है। आप एक बार सिर्फ इंडिया का जो मैप है स्टेट का वो देख लीजिए, उससे आपका काम बिल्कुल 100% हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो विज्ञान जो है सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 13 नंबर का वो ऑप्शन नंबर बी होगा। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, यह ऑप्शन सबसे सर्वोत्तम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके।
उसके बाद नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद रख सके। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं दिए जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को उसे स्वयं आकलन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी उसे पीछे से देखकर चोरी कर सकता है। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पर्यावरण अध्ययन जो है इसके लिए जो विषय है इसके लिए कौन सा इसमें सबसे सही है। तो इसमें जो सबसे सही है वो है कि पर्यावरण जो है सो एकीकृत है। पर्यावरण जो है सो एकीकृत है। तो आज का जो प्रश्न है उसका सभी आंसर यहाँ पे वर्णित है, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। और दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगता है आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ पाए, हमारे चैनल से जुड़ पाए। और सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको यदि जिद है शिक्षक बनने की तो आज से और अभी से आप लग जाइए। और सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इस ईमेल पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपका हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। तो आप अपना तैयारी करते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है सीटेट दिसंबर 2022 वो होने वाला है। हो सकता है कि अब बहुत जल्द ही आपका फॉर्म फिल होगा। तो आप अपना तैयारी में लग जाइए। और हमारी यदि पिछली वीडियो आपको देखना हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से हमारी सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने CDP पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, उसके बाद EVS का मैं प्रीवियस ईयर जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में जो हुआ था उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और जल्द ही सभी विषय के कंटेंट को मैं लेकर आ रहा हूं। आप तैयार रहिए, मुझे बस फॉर्म आने का इंतज़ार है। तब तक मैं प्रीवियस ईयर सोचा कि करवा देता हूं कि आप लोग तब तक पहले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और आप हमारे इस सेशन में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और आपको यह सेशन कैसा लगता है आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपना तैयारी करते रहें।